साथ देश की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब ने भगवान विष्णु पर कुछ टिप्पणी की थी, जिसका पूरे भारत में ही विरोध हुआ। तो पहले जानना चाहेंगे कि जस्टिस साहब क्या हैं, कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बाद बाकी चर्चा करेंगे। जब गवई साहब के जो पिता हैं वो एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, स्वर्गीय रामकृष्ण सूर्यभान गवई, और जिन्हें रिमोट संचालित हुतात्मा सरदार मनमोहन सिंह ने अपनी मालकिन के कहने पर कमांड दे करके, जब महारानी ने उनको कमांड दी तब उनको बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। जस्टिस गवई की नियुक्ति तो और भी दिलचस्प है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति तत्कालीन सीजीआई जस्टिस वी.एन. खरे द्वारा किया गया था, जिनके बारे में उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही शक्तिशाली पूर्व जिला जज का दावा था कि जस्टिस खरे उनकी जेब में रहते हैं। सोचिए, एक कानून जिसे संसद और राज्य विधानसभाओं की बहस, सैकड़ों विशेषज्ञों एवं जनता से राय लेना, दर्जनों सरकारी बैठकें, बहुत सारी बैठकें और लोकसभा राज्यसभा की लंबी लंबी चर्चा, सरकार द्वारा संयुक्त समिति को भेजना, क्या ये सब बेमतलब है कि जिसको ये जज एक पल में इतनी देर में उलट देते हैं। मतलब जजों के सामने इस देश की राज्यसभाएं, लोकसभाएं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये पहला मामला नहीं है जब अदालत ने संविधान के दायरे से बाहर जाकर के कानून, परंपरा और जनमत को नजरअंदाज किया। सबरीला मंदिर प्रवेश, 3 तलाक, पर्यावरण नीति, शिक्षा प्रणाली, फिल्म सेंसरशिप जैसे दर्जनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ कानून बल्कि सामाजिक ताने बाने भी अपनी मर्जी से बदले। इन्होंने अपनी मर्जी से उनको बदला। कोलिजियम सिस्टम, जिसके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है जजों की, जो खुद में पारदर्शिता और जवाबदेही से मुक्त है। मतलब ना तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है और ना ही ये कोलिजियम सिस्टम किसी को जवाब देने के लिए मजबूर होता है। इसकी बदौलत ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो आम जनता के हितों की बजाय खास इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। बार बार ऐसा लगता है कि जनता की चुनी हुई सरकार की अब कोई अहमियत नहीं है, बल्कि न्याय के सिंहासन पर बैठे हुए लोग यही असली गवर्नर हैं, जिनकी धौंस देने के अलावा कोई भी जवाबदेही नहीं होती। लेकिन जब बात इनके खुद के ऊपर आती है, जिस तरह जस्टिस वर्मा के घर में सोनों के नोटों के बैग मिले, जले हुए मिले थे नोट, उसके ऊपर में आज तक क्या एक्शन हुआ है? और अगर वही चीज़ किसी आम आदमी के घर पे होती है, किसी आम आदमी के पास 10-20 लाख रुपए मिल जाते, तो यही जज साहब उसको अब तक सलाखों के पीछे भेज दिए होते हैं। जनादेश देने वाली जनता, कानून निर्माता संसद, प्रशासनिक अधिकारी, सबकी मेहनत, सबकी सलाहें अदालत की एक टिप्पणी में खत्म हो जाती है। सरकारों की मंशा, समाज की जरूरत, संविधान के मूल तत्व, इन सबसे ज़्यादा भारी पड़ती है अनुकंपा के आधार पर नियुक्त जजों की मर्जी, जिन्हें न जनता चुनती है न उनके फैसले पर सार्वजनिक समीक्षा संभव है। और मैं एक चीज़ और कहूँ कि जब भी सरकारी महकमे के अंदर किसी को प्रमोशन दिया जाता है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम भी होता है और काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जब वो बनता है, जब उसको प्रमोट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि नहीं, जजों के लिए ये नहीं है, तो फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनको किस आधार पर 2 महीने की जो छुट्टी दी जाती है कोर्ट के जजों को, वो किस लिए दी जाती है? उसका औचित्य क्या है, वो भी बताया जाए। अब सवाल उठता है, देश की नीतियों, परंपराओं या प्रशासन का असली मालिक कौन? जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और संसद को खुद को अजय समझने वाले अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हुए जज, इनमें से असली मालिक कौन है? ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा खतरनाक दौर है इस वक्त, जब न्यायपालिका न्याय के नाम पर सुल्तान बनकर के बैठी हुई है।
ये न सिर्फ संसद का अपमान है, बल्कि आम नागरिक की उम्मीदों, वोट की ताकत और लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा सीधा प्रहार है। और अगर जल्दी न्यायपालिका की सीमाओं को क्लेरिफाई नहीं किया गया कि न्यायपालिका का ये कार्य है, तो भारत का गणतंत्र कुछ बिगड़े और भ्रष्ट सुल्तानों के अधीन हो जाएगा। ये बात निश्चित है। ये समय है जब जनता, सरकार और संविधान प्रेमियों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, ताकि भारत न्याय के नाम पर चंद सनकियों और महाभ्रष्टों के ओवर रीच का शिकार ना हो जाए। ध्यान दीजिए, सुप्रीम चीफ साहब ने ट्रोलिंग के साथ में पर्सनल अटैक का शब्द का भी प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि इनको अंदाजा है कि इनकी हरकतों से परेशान होकर कोई राह भटका हुआ इसके ऊपर जूता फेंक सकता है, सड़े हुए अंडे और टमाटर भी फेंक सकता है। और इसी से बचने के लिए चीफ साहब ने पहले से ही चेतावनी दे डाली कि खबरदार, अगर किसी ने ऐसा करने का प्रयास किया तो मैं उसे अपने लोहे की हथौड़े से कुचल दूंगा। और चीफ साहब का डर भी बहुत जायज है। क्या होगा यदि कोई भटका हुआ नौजवान किसी पिटीशन के बहाने इनकी अदालत में जाए और इन पर जूता फेंक दे? अब तो कोर्ट की कार्रवाई लाइव होती है, लाइव टेलीकास्ट होता है उसका। क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? मेरा मानना है कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्सनल अटैक कभी भी उचित नहीं है। इनकी भी इज्जत होती है भाई। मैं तो गवई साहब के बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। उनकी धमकी को सभी लोगों को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। मेरा चीफ साहब के लिए एक विनम्र सुझाव है कि उन्हें अब एक आदेश ऐसा जारी करना चाहिए कि उनकी अदालत के अंदर में कोई भी व्यक्ति अब जूते या चप्पल पहन करके नहीं आएगा। ये इनको एक आदेश जारी कर देना चाहिए। अब गवई साहब जो हैं, ये नवबोध हैं। नवबोध का मतलब है कि इनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज से निकल चुके हैं। और इनकी परिवार की एक चीज़ और है, ये जो है, ये गवई साहब की बेटी है करिश्मा गवई। नागपुर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में टीचर बनी और वहीं पर एक अपने से 8 साल छोटे LLB स्टूडेंट से इन्होंने शादी कर ली और बाद में उसके ऊपर दहेज का मुकदमा लगाकर उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। ये हाल है मुख्य न्यायाधीश के परिवार का। पता नहीं इन्होंने किसी से क्यों नहीं कहा, जस्टिस महोदय, भगवान पर टिप्पणी करोगे तो नंगे हो जाओगे। हिंदू समाज अब बिल्कुल भी सहन करने के मूड में नहीं, इसका ख्याल रखना आप। अब तुम कहीं छिप नहीं पाओगे न्यायाधीश महोदय। तुमने भगवान का अपमान किया है, तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से जो हमारे देश की सबसे वयोवृद्ध पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनके जो राजकुमार हैं, मतलब राहुल गांधी जी, वो या गाहे बगाहे जब भी उनको मौका मिलता है वो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर कुछ ना कुछ छींटा कैसे करते रहते। मेरा उनसे कुछ एक सवाल है, और शायद वो सभी के होंगे, पूरे भारत के। और लेकिन ये सवाल आज तक किसी भी पत्रकार ने राहुल गांधी से नहीं पूछा कि राहुल जी, जब तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब तक आपकी नानी, आपकी दोनों मौसी के पति, बच्चे, यानी आपका इटली का पूरा खानदान दिल्ली में रहता था। उनको 3 सरकारी बंगले किस हैसियत से अलॉट किए गए थे? जवाब दें। और वो किस हैसियत से तमाम जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी कार्यक्रम होते थे उसमें ये लोग शामिल होते थे? किस तरह, क्या हैसियत थी इनकी? और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के जस्ट 15 दिन के बाद ये पूरा माइनो खानदान किसी चोर की तरह से इंडिया से इटली क्यों चला गया? इसका कारण बताएं थोड़ा। आज राहुल गांधी नानी से मिलने के बहाने बार बार इटली जाते हैं, लेकिन कभी 10 सालों में जब तो कांग्रेस सत्ता में रही थी उस दौरान और उसके पहले जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब ये लोग कभी इटली नहीं जाते थे, क्योंकि सोनिया गांधी के मायके का पूरा खानदान दिल्ली में रहता था और लुटियंस जोन में 5 बंगले उनको रहने के लिए दिए गए थे। यहाँ तक कि सोनिया गांधी के बचपन का दोस्त क्वात्रोची, वो भी सोनिया गांधी के साथ रहता था। सोनिया गांधी की माँ पाउलो माइनो सरकारी कार्यक्रम में भाग लेती थी
राष्ट्रपति भवन में कई सरकारी कार्यक्रम में शामिल होती थी। पूरी सरकारी मशीनरी जो है राष्ट्रपति भवन की, वो उनके आगे पीछे घूमती थी। इसके ऊपर में राहुल गांधी जी कुछ कहेंगे? शायद नहीं, मुंह में दही जम जाएगा। सोनिया गांधी की 3 बहनें हैं, जिनमें से 2 बहनें तो भारत में ही रहती थी और एक बहन का रोम और मिलान में एक बहुत बड़ा एंटीक स्टोर है। और कई पुरातत्वविदों ने इस बात का खुलासा किया है कि भारत के कई म्यूजियमों से, जो म्यूजियम हैं, उनमें से दुर्लभ चीज़ों को प्रदर्शनी के बहाने विदेश ले जाया जाता था और फिर वहाँ पर बड़े नाटकीय ढंग से कह देते थे कि ये चोरी हो गई, और बाद में पता चलता था कि वो सारी चीज़ें सोनिया गांधी की बहन के स्टोर में बिकने के लिए गई। इस तरह से भारत की तमाम बेशकीमती दुर्लभ मूर्तियाँ, तमाम आर्टिफैक्ट्स विदेशों में प्रदर्शनी के बहाने ले जाए गए और वहाँ चोरी की नौटंकी बताकर सोनिया गांधी की बहन के स्टोर में पहुँचा दी गई। सवाल तो अब हमारे जो ये मजबूत सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरा इससे एक सवाल पूछना है, और ये सवाल हर उस व्यक्ति को उस राष्ट्रपति सरकार से पूछना चाहिए जो इस देश से प्यार करता है, कि पिछले 11 सालों से केंद्र के अंदर और भारत के ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 11 सालों से भी अधिक समय में आपने अभी तक इन लोगों पर एक भी FIR दर्ज करके कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? इस चीज़ का जवाब तो आदरणीय मोदी जी आपको देना होगा कि वो क्या कारण रहे हैं कि जो आपने सारे सबूत होने के बाद भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं है? कहीं कोई राजनीतिक कारण कि कहीं इनके ऊपर आप कोई एक्शन लें तो इस देश की पूरी पब्लिक आपके विपरीत ना हो जाए? आप जवाब दीजिए इसका मुझसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।